ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपको खबर बताएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है और इस बार निशाना था अखिलेश यादव के ऑफिस के ऊपर। और ये चंदौली में उनका दफ्तर है, जिसमें अतिक्रमण करके आगे का जो कुछ एरिया था वो बनाया गया था और उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। कैसे अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है आपको दिखाते हैं। अखिलेश के ऑफिस पर चला बुलडोजर। समाजवादी पार्टी का दफ्तर जमींदोज। तीन मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, फुल एक्शन में है। ये कोई आम इमारत या बिल्डिंग नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का स्थानीय कार्यालय है, जो अवैध तरीके से बनाया गया था। भारी पुलिस बल के बीच सपा के दफ्तर को पूरी तरह से ढहा दिया गया। कुछ ही मिनटों में ये 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तब मौके पर सपा का झंडा लेकर कुछ कार्यकर्ता तमाशबीन बने रहे। दरअसल पंडित दीनदयाल नगर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान दशकों से संचालित समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी मलबे में तब्दील कर दिया गया। पड़ाव से मुगलसराय की रोड है, इसके जिन दुकानों का इंक्रोचमेंट है या जिन आवासित मकानों का इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट को व्यापारियों के सहयोग के माध्यम से हटाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में हम लोग नगर पालिका से सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। सड़क को चौड़ा करने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी का दफ्तर ही नहीं, बल्कि ऐसे दुकान और मकान को भी हटाया गया जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में ये बुलडोजर एक्शन पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से चल रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 300 से ज्यादा छोटे बड़े अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो आज शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ शुवेंदु अधिकारी के द्वारा ली जाएगी। और इस बीच खासा तैयारियां कर दी गई हैं पश्चिम बंगाल में। तो आपको बता दें, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां की गई हैं। शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी ब्रिगेड ग्राउंड होने जा रही है। और इस बीच बीजेपी के कई दिग्गज बड़े नेता उस सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और गृहमंत्री तो बीते दिन ही पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। वैसे में राज्यपाल आरएन रवि दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। तो कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। और खासा बात यह है कि आज कई सारे जो बड़े दिग्गज हैं, उनके साथ साथ में वो लोग जिन्होंने इन इलेक्शंस के दौरान अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों को भी खासा न्योता दिया गया है। और कटआउट्स भी उन लोगों के लगाए गए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और साथ ही साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए यहाँ पर कई और विभिन्न तैयारियां की गई हैं, ताकि बंगाल की संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिल सके। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड आज नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। अब राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, जिसके मुखिया शुवेंदु अधिकारी बनने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, जो कभी दशकों तक लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, उसके बाद 1.5 दशक तक ममता बनर्जी का बोलबाला रहा। उस सूबे में कभी बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, राजनीतिक पंडितों ने भी इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी ने सभी अनुमानों को धराशायी कर दिया। और न केवल बीजेपी के इन तिकड़ियों ने ममता के किले को ध्वस्त किया, बल्कि अपनी रणनीतियों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसकी कल्पना कभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी शायद नहीं की होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी का गंगोत्री से गंगा सागर तक मिशन पूरा हुआ है और शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी सरकार की ताजपोशी हो रही है।
लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से करीब 10,000 की तादाद में वीवीआईपी मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। संत, महात्मा, फिल्मी हस्तियां और कई बड़े बिजनेसमैन को भी न्योता भेजा गया है। पॉलिटिकल किलिंग का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों को भी स्पेशल तौर पर बुलाया गया है। আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি, আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। शपथ ग्रहण को भव्य और विहंगम बनाने के साथ साथ बंगाली टच भी दिया जा रहा है। छाऊ नृत्य, बाउल संगीत और सिंदूर खेला जैसे पारंपरिक कार्यक्रम रखे गए हैं। झाल मुड़ी, रसगुल्ला और संदेश जैसे व्यंजनों से मीठा संदेश दिया जाएगा। बंगाल अब नया सवेरा देख रहा है। शनिवार को सूरज उगेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर भद्रलोक में भगवा अध्याय लिखा जाएगा, जिसके मुख्य किरदार होंगे सुवेंदु अधिकारी। 4 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए, नतीजे आ गए और उसके बाद में अब सरकार बनाने की कवायद जारी है। पश्चिम बंगाल के बाद में अब एक और राज्य है जिस तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और वो राज्य है असम। आज जहां पर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ सुवेंदु अधिकारी के द्वारा ली जाएगी, वहीं 12 मई की तारीख को निर्धारित किया गया है असम के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां कुछ घंटों बाद सुवेंदु अधिकारी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने असम में भी सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। 10 मई को राज्य में पर्यवेक्षकों की अहम बैठक है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी गई है, जिसकी देखरेख में बीजेपी विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा। On 10th, BJP Legislature Party will meet in presence of our central observer Sri JP Nadda and Sri Nayab Singh Saini, Union Minister and Chief Minister of Haryana. Once the leader is selected, it will be ratified by the NDA Legislature Party, because we have 2 partners, Bodoland's People Fronts as well as Assam Gana Parishad. मीडिया से बातचीत में हिमंता बिस्वा शर्मा खुद से सीएम के नाम पर बोलने से बचते रहे और कहा कि पूरी कवायद होने के बाद सरकार बनाने की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। Once formality is over, then definitely the legislature party will select a delegation, and delegation will go and meet Governor of Assam and stake claim to form the governments. Once Governor extend invitation, the process of government formation will start immediately. On 12th of May at 11 a.m. in presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and other guests, the new government will take oath. इस बीच असम में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी काफी तेज हैं। जिस जगह पर राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे, वहां पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के शामिल होने को लेकर एसपीजी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पैंडल देख पा रहे हो, वहाँ पे सारी तैयारी हो रहा है और 12 तारीख को ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो भी होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले। विभिन्न राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनको भी इनवाइट किया जाएगा। कौन आएगा ये देखने वाली बात है। और कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाए थे कि डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजीपी है अखिलेश सिंह यहाँ पे आए थे तैयारी देखने के लिए, किस प्रकार से यहाँ पे तैयारी हो रहा है। स्निफर्स डॉग्स यहाँ पे तैनात किए गए लॉ एंड ऑर्डर ताकि पूरी तरीके से यहाँ पे सटीक रहे। उसी के साथ साथ हम आपको तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारी प्रिपरेशंस हो रहा है। उसी के साथ साथ एसपीजी भी यहाँ पे तैनात किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और सारी जो व्यवस्था है किस प्रकार से हो रहा है हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। ग्राउंड की जो रियलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा फिलहाल असम की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में मजबूत पकड़ बनाई है। और अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां पर थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के ऊपर अभी भी जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। जानकारी के मुताबिक टीवी के जो चीफ हैं वो उतने नंबर नहीं जुटा पा रहे हैं जितने उनको चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐन वक्त में थलपति विजय को आखिर धोखा कौन दे रहा है और क्या नई इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में विजय सरकार पर सस्पेंस बरकरार। थलापति विजय की शपथ पर लगा ग्रहण। बहुमत के आंकड़े से टीवी के कितनी दूर। टीवी के प्रमुख थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान नहीं। जब शुक्रवार शाम थलापति विजय ने गवर्नर से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया तो लगा कि अब सिर्फ शपथ लेना बाकी रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। विजय की सरकार बनने में नाटकीय मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने अभी तक राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया है। टीवीके के पास 108 विधायक हैं, लेकिन विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उनका एक ही वोट मान्य होगा। ऐसे में टीवीके की संख्या 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 हैं और सीपीआई सीपीएम मिलाकर 4, कुल हो गए 116। लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विजय के पास 2 विधायक अभी भी कम हैं। दरअसल वीसीके और आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विजय को अभी तक समर्थन नहीं दिया है। दोनों ही दलों के पास 2-2 विधायक हैं और अगर इनका सपोर्ट विजय को मिल जाता है तो विजय के पास 120 विधायक हो जाएंगे, यानी बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिन्होंने शुरू में सहयोग के संकेत दिए थे, लेकिन अब इसका खंडन कर रहे हैं। वहीं वीसीके आज मीटिंग कर समर्थन देने पर फैसला करेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक वीसीके यानी विदु तालाई चिरुताईगल ने समर्थन देने के बदले डिप्टी सीएम, एक कैबिनेट पद और विजय की खाली हुई सीट पर उम्मीदवार उतारने की डिमांड की है। उधर एएमएमके के महासचिव टीटीवी दीनाकरण, जो एआईएडीएमके के साथ हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। दीनाकरण ने कहा कि उन्होंने टीवीके को समर्थन नहीं दिया है। ये हॉर्स ट्रेडिंग या जालसाजी का मामला है। He signed the letter around 6:30 and sent it here. While when I saw on the TV that he has supported, our party has supported Vijay, I got shocked. So I got appointment with the governor and I have submitted the letter to the honorable governor and I told him to investigate and I feel it is forgery or it is horse trading. एक्टर विजय के बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट आया है, उससे टीवी के चीफ विजय के शपथ समारोह पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में सरकार गठन के बीच में राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन चैलेंज दिया गया है और यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे क्योंकि कांग्रेस अकेले ही बीजेपी को हराने वाली है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने गुरुग्राम की एक सभा से प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चैलेंज किया। मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। हरियाणा के गुरुग्राम से राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी पर निशाना साधा, वहीं बिहार की राजधानी पटना से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला। 7 मई को जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें परिवारवाद का बोलबाला रहा, उसके बहाने तेजस्वी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद पर बोलने का नैतिक हक खो दिया है। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने, मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हो या नीतीश कुमार जी के। नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है, आए, लेकिन अब उनको बोलने का कोई, चाहे भाजपा के हो या भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद के जननी है। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे। दोनों ही नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही रहे। जनता ने विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और आरजेडी को नकार दिया है, लेकिन अपनी हार मानने की जगह दोनों ही नेता सियासी हमले करने में पीछे नहीं हैं।